नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चुनावी चर्चा में आज हम जिक्र करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 चरण में मतदान होगा और इसके बाद 4 अक्टूबर का वो दिन होगा जब हमको इन दोनों राज्यों के नतीजों के बारे में पता चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की और साथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव की। क्या इक्वेशंस हैं, कौन फ्रंट रनर्स हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव से, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी इस बार दिलचस्प होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक टाइट कॉन्टेस्ट की बात कही जा रही है। कमलजीत संधू हमारी सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हरियाणा के पॉलिटिकल क्वार्टर्स से आप तक आ रही हैं। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि सभी पार्टीज ने इसका स्वागत किया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2019 में 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए थे और जो रिजल्ट है वो तकरीबन 3 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को आए थे। तो इस बार तकरीबन 1 महीना, और आपको माने ना माने नायब सिंह सैनी जो कि नए मुख्यमंत्री हैं, और देखा जाए तो कार्यकाल में तकरीबन सिर्फ 5 महीने मिले हैं उन्हें। तो अगर थोड़े और वक्त उन्हें मिल जाता तो शायद वो और खुश हो जाते। लेकिन ये जो रेस है ये बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, तकरीबन 6 महीने पहले। आपको पता होगा किस तरह से पहले तो जेजेपी और बीजेपी के बीच में डिवोर्स हो गया, और पहले से ही काफी हद तक ये बातें चल रही थी कि ये पूरा 5 साल तक नहीं निभा पाएंगे। और यही हुआ, क्योंकि मार्च में ये टूट गया और उसके बाद हमने देखा कि उसी वक्त ये भी बात आई कि माइनॉरिटी हो गए हैं, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। इसी बीच में कैसे जोड़ तोड़ कर सरकार तो बचा ली गई, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल दिया गया। ये भी बोला गया कि काफी नाराजगी है मनोहर लाल खट्टर के, एक तो एटीट्यूड को लेके और कार्यकाल को लेके, और 9.5 साल हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ अगर ढूंढ निकाला है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का एक प्राइम फोकस खास तौर पे पिछले 10 साल में देखा गया है वो ये रहा है कि उन्होंने जो नॉन जाट कम्युनिटीज है उन्हें पोलराइज करने की कोशिश की है, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। जब तक अगर ओवरऑल हिस्ट्री देखी जाए 62 बार, कई बार अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो जाट कम्युनिटी है उसका दबदबा रहा है। लेकिन बीजेपी ने उलटफेर किया है, क्योंकि उन्होंने जहां पे अपीजमेंट जाट्स की जाती थी, उन्होंने कहा कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी है। और आपने देखा है कि अगर हम नायब सिंह सैनी की भी बात करें, जी। खट्टर साहब खत्री कम्युनिटी के थे, ये नायब सिंह सैनी बैकवर्ड क्लास के थे। तो यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि नॉन जाट कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें। अब जेजेपी से अलग होने के बाद अगर जाट कम्युनिटी के वोट स्प्लिट होते हैं, चाहे जेजेपी के बीच में हो या कांग्रेस के बीच में हो, उसका फायदा भी सीधा सीधा बीजेपी को ही जाएगा। लेकिन ये जो रेस, जैसे मैंने कहा, बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वहां पे दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भूपिंदर हुड्डा है, लेकिन उनकी हमेशा मतभेद रहे हैं एसआर के कैंप से। अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, या फिर हम बात करें रणदीप सुरजेवाला की, या फिर हम बात करें किरण चौधरी की, और किरण चौधरी आखिरकार छोड़ के चले गई जी। और उन्हें कहा लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, किसी से पूछा नहीं जा रहा है। जी। पद यात्राएं शुरू हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अलग अलग जी। यात्राएं भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में आईएनएलडी और जेजेपी, इनका भी स्टेक है। और हमने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा है कि 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी की ओर गई और 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई। तो एकदम जिसे कहते हैं 19-20 का ही हिसाब है, यानी दोनों पार्टीज का नाक साख का पूरा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो यहाँ पे काफी दिलचस्प हो जाता है कि कौन सी कम्युनिटी है और किसको किस तरह से अपीयरमेंट की जाएगी, किसका दाव चलेगा। जैसे अनिल विज हैं, वो काफी नाराज थे जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफी हद तक जाएंगी, और इस बीच में इक्वेशंस क्या बनते हैं। और एक पार्टी जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है वो है आम जी। आदमी जी। पार्टी। जी। हालांकि उन्होंने एक ही सीट पे दांव लड़ा था, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि 90 की 90 सीटों पे इस वक्त आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। जी। कितना जी। वो खरा उतरते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांटे की टक्कर है इस बार, और खासतौर पे दो अहम पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जी। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया यहाँ पर कमलजीत, और मैं उन्हीं से जुड़ा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था
कि हरियाणा में मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ही कॉन्टेस्ट में यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन आपको क्या वाकई ऐसा लगता है ग्राउंड पर जिस तरीके की मेहनत सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी कर रही हैं, लगातार जनसभाएं कर रही हैं, इसके अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी सक्रिय हैं और आप और हम में से के बीच में से एक अनुराग ढांढा को भी आप वहां देख रही हैं कि वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, क्या एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वो बना पाएंगे आम आदमी पार्टी हरियाणा में, या कुछ हद तक कोई वेव क्रिएट कर पाएंगे, या ये सिर्फ एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट की तरह होगा उनके लिए चुनाव? देखिए, इनिशियल एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आम आदमी पार्टी को काफी समय हो चुका है और आप माने कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही हैं, जी। लेकिन पार्टी कुछ कर नहीं पाई है। खास तौर पे एक वेव बनाने की कोशिश है और हमने देखा लगातार भगवंत मान है, सुनीता केजरीवाल हैं, काफी हद तक यहाँ पे रैलीज कर रहे हैं, पर उस तरह की चर्चा नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और खास तौर पे दोनों ही साइड से हमने देखा है। जब इंडिया अलायंस की भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई लोकसभा तक ही हाथ थामेंगे, उसके बाद या हाथ का साथ छूट गया है। तो हम्म। ये जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी की अपनी अस्तित्व की लड़ाई है, कॉन्टेस्ट में बिल्कुल नहीं है वो। हम्म। लेकिन उन्होंने कहा है 90 की 90 सीटों में लड़ेंगे। अगर एक दो या चार सीट भी निकालना है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे जो असली कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। और खासतौर पे क्योंकि आपने चर्चा की और आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज है, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी सारी चीजें हैं, काफी बोला है, लेकिन इसमें बाकी पार्टीज हैं वो भी कहीं पीछे नहीं है। अगर आप देखें नायब सिंह सैनी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार एक छड़ी सी लगा दी है घोषणाओं की, चाहे 180 करोड़ रुपए के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अग्निवीर उन्होंने कहा हम अकोमोडेट करेंगे, उन्होंने कहा हम एमएसपी देंगे किसानों को, तो इस तरह की सारी चीजें कर रहे हैं। और दूसरी ओर भूपिंदर सिंह हुड्डा उम्मीद कर रहे हैं कि उनके कांग्रेस पार्टी में ही जो प्रतिद्वंदी हैं कहीं ना कहीं पीछे हो जाएं, तो वो अपना पूरा दबदबा, और हम उनके घर पे भी गए थे और काफी रौनक भी थी और काफी लोग हैं, और इस तरह से इस बार लग रहा है कि किस तरह से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, भूपिंदर हुड्डा को हो सकता है। लेकिन जो इनकी इन फाइटिंग है उसको किस तरह से खत्म किया एग्जैक्टली। जाए, वो क्या राहुल गांधी है या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो आएंगे, पदयात्राएं ये लोग अलग अलग कर रहे हैं। तो हर पार्टी में एक स्वॉट एनालिसिस है, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हैं। और दूसरी ओर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मनोहर लाल खट्टर जो कि एक बड़ा चेहरा रहे 9.5 साल तक, अब पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल गायब ही हैं। तो उनको इस तरह से नेगेटिविटी दूर रखने के लिए उनको पावर मिनिस्ट्री में रखा गया है। पावर क्योंकि बिजली है, तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। अब जो मैनिफेस्टो है, जो प्लान है, वो सारी चीजें होंगी और आखिरकार ये भी हो जाएगा कि कैंडिडेट कौन होता है, कौन सा जाट कम्युनिटी से होता है, कौन सा ओबीसी होता है। यहाँ पे जो जितना भी आंकलन है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत फाइट मारी है लेकिन उनकी इन फाइटिंग है वो उनको कई बार ले डुबाता है। और इस कांग्रेस की इनफाइटिंग पर ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पर कमलजीत, कि आखिर क्या कारण है कि पार्टी आलाकमान के सामने तक ये फाइट पहुंच जाती है। हमने देखा कि चंद रोज पहले जिस तरह की खबर आई, प्रभारियों की बैठक के अंदर उदय भान और कुमारी शैलजा के बीच में तू मैं हुई और उस वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद थे। आखिर क्या कारण है कि आलाकमान इस इनफाइटिंग को कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रहा है, और ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा है ये इनफाइटिंग, क्योंकि एक राज्य में 3 बड़े नेता बिल्कुल अलग अलग तरीके से चुनावी रैलियां निकालते हैं, ये थोड़ा सा अजीब जरूर है। अजीब है, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई और इलाका हो। कांग्रेस की ये पुरानी बीमारी है कि कहीं ना कहीं जो इन फाइटिंग है वो ही उनके है, क्योंकि कई दिग्गज नेता है और हमने देखा है कि इस वजह से कई लोग छोड़ भी जाते हैं। किरण चौधरी छोड़ के चले गए, फिर उन्होंने आरोप लगाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पे भाजपा के लिए तो अच्छा है कि उनके प्रतिद्वंदी हैं वो आपस में लड़ मरे हैं, तो वो तो और उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये एक पुरानी चीज है, पर हमने पिछले कुछ समय में ये भी देखा कि रणदीप सुरजेवाला जो बहुत एक्टिव थे, और हमने देखा कि कर्नाटका में जिस तरह से उनकी धूम रही है, उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश को लाया गया, लेकिन उस तरह का हमने उनको कमबैक करते हुए हरियाणा पॉलिटिक्स में नहीं देखा है। तो वहां पे ये जो चीज है वो भूपिंदर हुड्डा के हक में जा रही है। कुमारी शैलजा है वो काफी फाइट तक कर रही है, लेकिन वही वाली बात है कि सीएम फेस है वो कौन होगा। खासतौर पे हुड्डा साहब ने एक अपना एक ऑरा भी बना के रखा हुआ है, तो ये जो सारी उपलब्धियां हैं वो उनके काम में आएंगी। लेकिन वही वाली बात है, अगर वो कोई चेहरा नहीं सामने लाते हैं तो कांग्रेस एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बार बार जैसे कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया, एक साथ बिठाया भी गया और बोला गया कि इस तरह की जो इन फाइटिंग है वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। लेकिन
कांग्रेस काफी हद तक हमने देखा नाकाम रही है जब तक ये चीजें सामने आई हैं। कहीं ना कहीं वो ईगो टसल रहती है, कहीं ना कहीं वो पावर टसल रहती है। तो वो वाली चीज है, वो है। और खासतौर पे कई बार ये भी बोला जाता है कि भूपिंदर हुड्डा हैं, दीपिंदर को अपने प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और एक तरह से लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर भी उन्होंने कमान संभाला हुआ है। एक और चीज है कि हर बार जब भी चुनाव आता है कि उनकी जो पुराने ईडी के केसेस हैं वो खुल जाते हैं। तो इतना जो अटैक एक बीजेपी पे होता है वो भी हमने उनको इतना करते नहीं देखा है। लेकिन ये वाली बात है कि जो लैंड स्कैम है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम था, वो हर बार जब चुनाव होता है तो ये केस जिंदा सा हो जाता है। हम्म। तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये सारी कंट्रोवर्सीज वो भी सामने आएंगी। जी जी। और एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा कमलजीत, जब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए, मंथन हुआ बीजेपी की सीटें कम रहने का, तो हमने देखा कि एक प्रोमिनेंटली जो एक फैक्टर उभर कर सामने आया वो था कि संविधान और लोकतंत्र के इर्द गिर्द, संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द जिस तरह की बहस विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से खड़ी की गई, उसने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। खासकर उत्तर प्रदेश में इसने काम किया। मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो एक डिस्कोर्स चला हुआ आ रहा है कि साहब बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान और आरक्षण खतरे में होंगे, हरियाणा में ये कितना प्रभावी है और इसको काउंटर करने के लिए जो मेजर्स बीजेपी नेताओं ने लिए हैं उनको आप कैसे देख पा रही हैं अभी? देखिए, हरियाणा का जो मिक्स है ऑफ पॉपुलेशन ये बहुत अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि दिल्ली से सटा जो एनसीआर है वो प्रभावित होता है दिल्ली के पॉलिटिक्स से। और बाकी जो एरिया है वहां पे पंजाब सटा हुआ है तो वो भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है हरियाणा की। और वहां पे अगर हम बात करें कि जैसे विनेश फोगाट है या जो रेसलर्स वाला मामला है, यहाँ की तरफ अंबाला की तरफ जाएं या चंडीगढ़ की तरफ जाएं तो इतना रेजोनेंस नहीं था उस इशू का। पर अगर आप दिल्ली की तरफ जाने की तरफ जाएं, सोनीपत है, फरीदाबाद है, ये सारी जो चीजें हैं वहां पे वो एक चीज का है, वो रेजोनेंस है। किसानों का जो मसला है जैसे वो बहुत तरह से पंजाब में रेजोनेट किया, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी हो सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए तो उतना प्रभाव नहीं हुआ। दूसरी जो चीज थी वो ये था कि कांग्रेस की अपनी इन फाइटिंग, क्योंकि कांग्रेस का अपना आंकलन था कि 6 से 7 सीटें निकालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, वो 50-50 हो गया। जो अपनी उनकी इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट थी वो तो कह रहे थे कि बीजेपी अपना तौर पे बहुत अच्छा कर लेगी प्रदर्शन। तो यानी 19-20 की ही लड़ाई है लोकसभा चुनाव का अगर आप रिजल्ट देखें। लेकिन जहां पे चेहरा बदलना हुआ ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, आप मान के चलें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हैं। हाँ, ये बात आती है कि बार बार जो प्रतिद्वंदी हैं, ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा है इंडिया अलायंस जैसे बना था वो यही इन चीजों को लेके बना था कि भाई जो हमारा गणतंत्र है वो खतरे में है, जो हमारी आजादी है वो खतरे में है और इसका करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आती है हरियाणा की, चाहे मनोहर लाल सरकार हो या बाकी सारी चीजें हो, जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने भी एक्ट किया शंभू बॉर्डर पे, तो वो जो डिपिक्शन है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में चला गया, बहुत सारी चीजें, ये जो चीजें हैं ज्यादा देर तक स्टिक नहीं कर पाए। अब भी अगर होगा तो वो आखिरकार होगा कि किस तरह की कौन सी जो पॉलिसीज हैं वो लाई जाती हैं, किस तरह के कास्ट इक्वेशन है, किस तरह का आउटरीच किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। और इसी बीच में हमने देखा कि लगातार एक तरह से छड़ी सी लगा दी है घोषणाओं की। और आचार संहिता से लगने से पहले पहले इन्होंने कई सारी घोषणाएं कर दी थी। जी, बस मैं एक संक्षेप में छोटा सा जवाब आपसे और चाहूँगा कमल जी, जिसके बाद आपको मैं धन्यवाद कहूँगा। वो ये कि हम ये मानकर चलें कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो पहले ही बात साफ हो गई थी, इसमें जी। तो कोई किसी को कोई संकोच या डाउट या कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार उनके पास बहुत अच्छे समीकरण भी बन रहे हैं और पूरा पावर में आने का पूरा उनका पूरी पूरी संकेत है। तो इस बीच में वो पावर शेयरिंग क्यों करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के साथ, जिसका कुछ भी प्रेजेंस इतना नहीं है। जिस तरह पंजाब में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिस तरह दिल्ली में उनकी पकड़ है, उस तरह की पकड़ हरियाणा में तो है ही नहीं। जी। कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी अभी काफी पीछे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे यहाँ पर कमलजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम आयामों पर बातचीत के लिए। तो आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने आखिरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।
जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हरियाणा में चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। हमारी सहयोगी कमलजीत ने जिस तरीके से बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मैच था वो ड्रॉ था, बराबरी पर छूटा था, यानी आधी आधी सीटें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती थी। और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे काफ़ी कुछ बताएंगे कि आखिर देश में सियासी माहौल किस तरीके का है। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी जो उसकी सीटें कम रहीं, जिसके कारण वो अपने गठबंधन के साथियों पर निर्भर है केंद्र की सरकार में, उसका कारण विपक्ष की ओर से फैलाया गया दुष्प्रचार था, जो कि इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान के मसले पर फैलाया था। ये बात बीजेपी कहती है, लेकिन क्या उसका मोमेंटम इस वक्त भी बना हुआ है? जनता के मूड से ये चीज़ पता चलेगी। और हरियाणा हिंदी पट्टी का एक प्रमुख राज्य है, तो हरियाणा के चुनावी नतीजे काफ़ी कुछ कहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात हरियाणा में ये ज़रूर है कि पार्टी वहाँ पर इन फाइटिंग से जूझ रही है, अंतर कलह से जूझ रही है। और इस अंतर कलह के बाद कांग्रेस के लिए एक बार फिर से एकजुट होकर इन चुनाव को लड़ना एक चुनौती है। बहरहाल अब हम जिक्र करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर चुनावी जो शेड्यूल है वो आज जारी हुआ। जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। 4 अक्टूबर वो दिन होगा जब हमको जम्मू और कश्मीर के चुनावी नतीजे पता चलेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछला चुनाव 2014 में हुआ था और 2014 के बाद 2018 में जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार खत्म हुई थी, उसके बाद अब पहली बार ये चुनाव हो रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 का जो खात्मा किया गया था, उसके बाद ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अशरफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, इससे पहले कि जम्मू और कश्मीर की राजनीति किस दिशा में है इस पर हम बात करें, कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किस किस्म की प्रतिक्रियाएं अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू और कश्मीर की, उनकी तरफ से निकल कर आई हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस शेड्यूल पर? शेड्यूल पर काफी खुश हैं सभी राजनीतिक दल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम 87 के बाद जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई है, कोई भी चुनाव 6 चरण से कम जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नहीं हुआ है। तो करीब 30 साल बाद ऐसा पहला ये चुनाव है जो मात्र 3 चरण के भीतर हो रहा है। वरना लंबी चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी परेशान रहते थे, उनमें भी थकावट आती थी और उसके बाद फिर नतीजों और मतगणना के इंतजार में भी वो परेशान रहते थे। तो हमने देखा कि जो ही चुनावों के शेड्यूल की घोषणा हुई, सबसे पहले इसका वेलकम करने वाला इस शेड्यूल का खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने इस शेड्यूल को लेकर जो है खुशी जताई है। और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल, खासतौर से क्षेत्रीय राजनीतिक दल, लगातार जो है मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब उनके मन की मुराद ये पूरी हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय की थी 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे, उस पर खड़ी उतरी जम्मू कश्मीर का प्रशासन, राज्यपाल का प्रशासन और केंद्र सरकार, और चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो गई और उसका शेड्यूल भी सामने आ गया। जी, जम्मू और कश्मीर में आपने पिछले चुनाव भी देखे हैं अशरफ, इन चुनावों को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी गैप के बाद जम्मू और कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं और जाहिर तौर पर जनता भी इस बात से खासी खुश होगी। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जो उत्साह देखा था, खासकर श्रीनगर में जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ था, आपको लगता है कि इस बार भी जम्मू और कश्मीर में उत्साह का, जहां तक का सवाल है, इसी तरह का देखने को मिलेगा हमको? उससे कुछ ज्यादा ही उत्साह मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ। और ये चुनाव जो है बाकी चुनावों से अलग क्यों है? 1996 से मैं लगातार जम्मू कश्मीर के सभी चुनाव जो हैं कवर कर रहा हूं। उनको मैंने करीब से देखा है, सभी चुनावों को। तो ये चुनाव अलग इसलिए है क्योंकि एक तो अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, लद्दाख और करगिल जो है वो अलग से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद जो है राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से हटकर ये केंद्र शासित प्रदेश बने।
उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, खासतौर से अगर हम यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो 1947 यानी आज़ादी से लगभग कई बार वही राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हैं, जम्मू कश्मीर की सत्ता पर रहे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लग जाने के बाद कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता हाशिए पे आए थे। उन के पास कुछ था नहीं लोगों और समर्थकों को परोसने के लिए। तो कहीं ना कहीं काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये राजनीतिक दल, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो खास तौर से, और बाकी जो नेता राष्ट्रीय दलों के हैं वो आमतौर से। तो कहीं ना कहीं जो है उस चीज से इन राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक मौका अब शायद काफी समय के बाद उन्हें मिला है, जब भी जो सत्ता है जम्मू कश्मीर की उसमें कुछ भागीदारी उन्हें भी नसीब होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि अ, अ, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो अप्रैल में यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कई सारे संकेत जो हैं वो सामने आए। एक जो बड़ा टर्नआउट था दशकों बाद जम्मू कश्मीर में, उसमें कहीं ना कहीं वो लोगों का एक यही एक माध्यम उन्हें दिखा था कि जहां से वो अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर वोटिंग की। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उनके समर्थक पे कुछ नेता खड़े थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वो गुस्सा दिखाने में वो सफल रहे। और तीसरा जो फिर नतीजे आए, जम्मू कश्मीर के दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन लोकसभा चुनाव में हारी, दोनों खड़े हुए थे। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, वो हारी। उमर अब्दुल्ला जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, वो बारामूला से चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो जिस अंदाज से इंजीनियर रशीद, एक गुमनाम चेहरा, उन लोकसभा चुनावों में जीतकर, वो भी जेल के भीतर, सामने आया, और वो भी रिकॉर्ड तादाद के वोटों से चुनाव उन्होंने जीता। तो उन्होंने जो है राजनीति को लेकर एक नया एक डिस्कशन जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है। और इन विधानसभा चुनावों में अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो एक बड़ा एक जो है ऑल्टरनेट होगी शायद इन विधानसभा चुनावों में। लेकिन उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है राजनीतिक दलों को तैयारी को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही तैयारी कर रही थी, पीडीपी पहले से ही इन चुनावों को लेकर अपनी तरफ से तैयारी कर रही थी। तो उसी तरह इंजीनियर रशीद, जो कि अभी तो जेल में है, लेकिन उनके जो समर्थक और कुछ पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो उसमें अब ये भी दिलचस्प है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा, और दो जो राष्ट्रीय दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसके अलावा क्या कोई तीसरा कोalition जम्मू कश्मीर में उभर कर आ सकता है? क्योंकि हमें ये भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी से अब तक एक आवाज एक जो रही है, जिनको हम अलगाववादी भी कहते हैं, जिनको हम प्रो सेपरेटिस्ट भी कहते हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। भले ही का जो हरकतें हैं वो अनुच्छेद 370 हटने की बात सीमित कर दी गई, या कई सारों को जेलों में बंद कर दिया गया, जिनमें से एक आरोप इंजीनियर रशीद पर भी था, लेकिन उस पर उतने गंभीर आरोप नहीं थे, वो चुनाव लड़ पाए। तो जाहिर है कि अगर वो आवाजें एक साथ, या वो जो वोट बैंक है वो एक साथ सामने आता है इंजीनियर रशीद की पार्टी की अगुवाई में, और एक फ्रंट बनाते हैं। क्योंकि हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ये भी देखा कि जमात इस्लामी के कई सारे जो नेता हैं उन्होंने भी ये कहा था कि वो भी चुनावों में जो है भागीदारी लेंगे। भले ही जमात इस्लामी पर बैन है, लेकिन दूसरे पार्टियों या दूसरे नामों से, तो जाहिर है वो काफी दिलचस्प आने वाले दिनों में तस्वीर हो जाएगी कि वो जो सेपरेटिस्ट वोट बैंक है या अलगाववादियों का जो समर्थन है वो किस दिशा में इन चुनावों में जाएगा। वो काफी दिलचस्प देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर के इन लोकसभा चुनावों में, जो इन विधानसभा चुनावों में जो करीब 10 साल बाद हो रहे हैं। जी जी, काफ़ी अच्छे से वहाँ की सारी जो सीन आपने बताया। अशरफ, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अलायंसेस को लेकर क्या कोई स्थिति इस वक्त आपको नज़र आ रही है? क्योंकि या फिर ये जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हमने देखी वहाँ पर, ये सिर्फ अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगी। इस संबंध में क्या कोई पोटेंशियल अलायंस ऐसा नज़र आ रहा है फिलहाल, जिसका कि जो कि हमको बहुत जल्द देखने को मिले? अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। एक अलायंस तो पहले ही बना हुआ है, इंडिया ब्लॉक, जिन्होंने
लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़े थे। भले ही कांग्रेस ने घाटी के 3 सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था और जम्मू की 2 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन पीडीपी ने भी बिना कांग्रेस के समर्थन लिए जो है जम्मू की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया था। और उससे उनका थोड़ा-सा वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अगर हम कहीं न कहीं देखें तो जो मुद्दा इस चुनाव में बनने वाला है, वो खास तौर से जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं कांग्रेस को मिलाकर, वो है जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा। उसको जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बनने वाला है। वो बार-बार लोगों से कहेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वो सभी जो जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अनुच्छेद 370 हटने से पहले था, उस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो, राज्य में जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को कुछ पावर हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा मुद्दा मुझे दिख रहा है इन आने वाले चुनावों में। जो अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पार्टियां इंडिया ब्लॉक के अम्ब्रेला के तले, उनके लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा और उस पर लोगों की कहीं ना कहीं समर्थन भी जो है इन पार्टियों को मिल सकता है। जी। दूसरा जो मुद्दा जो इंजीनियर रशीद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हो गई कि आखिर सेपरेटिस्ट या हुर्रियत वालों का क्या होगा। क्या हुर्रियत वाले अलग से जो है कोई समूह बनाएंगे और अपनी अपने जो उनके बातें होती थी या पॉलिटिक्स होती थी उससे हटकर, जैसे कि 370 को वापस लाने की बात जो पीडीपी भी कह रही है कि हम उसके लिए लड़ेंगे, वो वापस लाएंगे, जो 370 हटाया गया है उसकी वापसी के लिए बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह का कोई गठबंधन बनता है क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के बगैर। वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इंजीनियर रशीद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर में खासतौर से नॉर्थ कश्मीर में बढ़ जाने के बाद वो चर्चाएं पर्दों के पीछे चल रही हैं कि किस तरह से जो वो वोट बैंक है, जिनको हम अलगावादी कहें या जमात इस्लामी का वोट बैंक कहें, वो शुरू से रहा है जम्मू कश्मीर में। और वो अधिकतर जो पिछले चुनाव हैं, इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी वहां पर वो अधिकतर इलेक्शनों में या तो बाइकाट की कॉल देते थे या फिर बाकी चीजों की करते थे, लेकिन सरकार की सख्ती के चलते और अधिकतर उन नेताओं को जेलों में भरने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है वो सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में भी मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है कि अलगाववादी नेता एक रास्ता इन चुनावों में ये ढूंढें कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को सामने रखेंगे, ताकि जो तो एक तो उनको जेल से छूटने में मदद मिलेगी अगर उनके अनुकूल कुछ मेंबर चुनाव जीत के आए, या फिर जो अगर उनके मन मुताबिक कोई सरकार सामने आई। और तीसरी तरफ से जो है कहीं ना कहीं वो ये भी चाहेंगे कि जिस अंदाज से पिछले 6-5 साल जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से किस तरह से वो उनका जो पूरी तरह से एक्टिविटी है बंद ही कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है, वो किस तरह से फिर दोबारा जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक भागीदारी जो है ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। जी। और अशरफ, एक सवाल मैं आपसे सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर पूछना चाहूँगा। बहुत तेज़ी के साथ कुछ डिटेरियोरेशन हुआ, हमने देखा कि आतंकवादी घटनाओं में तेज़ी आई, और इस बीच इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ दिल्ली में होने लगी थीं कि शायद जो सितंबर तक की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है चुनाव कराने की, केंद्र सरकार उसको ना करा पाए और इसमें कोई मोड़ आए और इलेक्शन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल के लिए टाल दिए जाएं। ग्राउंड पर जब आप स्थितियों को देखते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अब हो जाएंगे, या फिर ऐसा लगा कि नहीं, स्थिति वाकई ऐसी है कि चुनाव कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा? बिल्कुल नहीं लगा कि चुनाव कराना कोई मुश्किल है या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 1996 के चुनावों की अगर आप बात करेंगे, जब कोई बाहर निकलता भी नहीं था मतदान के लिए, फिर उसके बाद कई सारे चुनाव हुए, फिर 2008 में यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए, फिर जितनी भी लोकसभा चुनाव हुए तब से 89 से या 90 से वो सब चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। तो उनके मुकाबले में परिस्थिति सुरक्षा की अब बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब देर शाम तक लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज
खुलेआम रैलीज करती हैं, पहले तो वो भी डर लगता था। मैंने एक ऐसा चुनाव भी देखा है जहां पर चुनाव आयोग को यहाँ पर अधिकारी नहीं मिले थे चुनाव करवाने के लिए। 96 का चुनाव हो या फिर 2002 का चुनाव हो, जितने भी उर्दू स्पीकिंग अधिकारी देश के बाकी हिस्सों के थे, उनको लाया गया था इलेक्शन ड्यूटीज के लिए। अलग अलग पोलिंग बूथों पर उनको रखा गया था, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी थे वो तैयार नहीं हो रहे थे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिहाज से, कि वो चुनावों में जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दें। तो कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षा सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर की। जहां तक पिछले 2 हफ्ते के दौरान आतंकी घटनाओं की बात है, वो कभी रुकी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सीमा पार से आतंकी संगठन हो या फिर पाकिस्तान हो, उसकी लगातार ये कोशिश रहती है कि अगर इस तरह का कोई माहौल जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए बने तो उसको किस तरह से डिरेल किया जाए। और यही बात जो है आज मुख्य चुनाव आयोग ने भी कही और प्रशासन का भी ये मानना है कि यदि वो चुनाव स्थगित कराते तो कहीं ना कहीं जो है अलगाववादियों और आतंकवादी संगठनों की एक मॉरल विक्ट्री वो हो जाती, कि वो भी ये क्लेम करते कि हमारे कारण से जो है जम्मू कश्मीर में, जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि नया कश्मीर बन गया, हालात बेहतर हो गए, और वहीं पर वो चुनाव कराने की स्थिति में भी नहीं है। तो वो मॉरल विक्ट्री हासिल करने के लिए भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि किसी भी हाल में जो है ये सिर्फ देश में एक संदेश नहीं देना है, बल्कि दुनिया में भी एक संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद परिस्थिति बेहतर हुई है, हालात ठीक हुए हैं। और यही कारण है कि अब यहाँ पर चुनाव में भी भागीदारी जो है लोगों की, वो जिस अंदाज से लोकसभा चुनाव में बढ़ी, उस तरह से अब विधानसभा चुनाव में भी देखी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये अपने आप में खुशी की बात कही जा सकती है, क्योंकि जनता को वहाँ पर अमन की अहमियत जनता के बड़े हिस्से को समझ में आ रही है। आम जनजीवन पटरी पर लौटा है और इस लोकतांत्रिक एक्सरसाइज के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हमारी आज की चुनावी चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप चुनाव आज तक का रुख कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।